बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ZJ लीगल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ में लास्ट में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को हम सिंपल लफ्ज़ में समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझते हैं। हाशिम जुबैर के पास जाता है और जुबैर को कहता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे 1 लाख रुपया दे दो, अभी मुझे चाहिए, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जुबैर कहता है नहीं, मुझे तुम पे एतबार नहीं है, मैं नहीं देने वाला, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया क्यों दूं, तुम जो है वो कल वापस करो ना करो। बीच में तीसरा बंदा आ जाता है। फॉर सपोज मैं आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जुबैर को कहता हूँ कि मैं गारंटी लेता हूँ कि हाशिम पैसे वापस देगा, मैं गारंटी देता हूँ हाशिम वापस देगा, अगर हाशिम ने वापस नहीं किए तो मैं वापस करूँगा तुम्हें 1 लाख रुपया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैं कर रहा हूँ हाशिम के साथ, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है। ये क्या हो गया, मैं क्या हो गया, यहाँ पे हो गया श्योरिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, श्योरिटी ले रहा हूँ कि हाशिम जो है वो जुबैर को पैसे वापस करेगा। मेरी जो ऑब्लिगेशन होगी वो ऑब्लिगेशन होगी सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्लिगेशन किसकी होगी जी? प्राइमरी ऑब्लिगेशन जो होगी वो हाशिम की होगी। हाशिम यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल डेब्टर। और जुबैर क्या होगा? जुबैर पैसे दे रहा है तो डेब्ट दे रहा है तो जुबैर क्या हो जाएगा? जुबैर क्रेडिटर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस एग्जाम्पल को एक बार रिपीट कर लूँ तो ये क्या है? प्राइमरी ऑब्लिगेशन किसकी है? हाशिम की है कि उसने कर्जा 1 लाख रुपया लिया है तो उसको वापस करे। लेकिन मेरी जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है? वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ऑब्लिगेशन इसकी है, सेकेंडरी ऑब्लिगेशन मेरे पास आ जाती है। मेरी ऑब्लिगेशन कब स्टार्ट होगी? मेरी ऑब्लिगेशन तब स्टार्ट होगी जब हाशिम डिफॉल्ट कर जाए 1 लाख रुपया पे करने से। अगर हाशिम डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर मेरी ऑब्लिगेशन आएगी, जुबैर जो है मुझे कहेगा कि भाई तुम श्योरिटी हो, तुम पैसे दो। फिर मेरी ऑब्लिगेशन आएगी और मैं 1 लाख रुपया जुबैर को पे कर दूंगा। अब हम ज़रा बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं। बुक कहता है, एक्ट कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। प्रॉमिस कौन कर रहा है? ज़ोहैब कर रहा है कि वो परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा जी? प्रॉमिस परफॉर्म करेगा और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? हाशिम की। इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर हाशिम डिफॉल्ट करता है तो फिर ज़ोहैब कहता है कि मैं पे करूंगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इसकी ऑब्लिगेशन तब स्टार्ट होगी जब प्राइमरी जो जिसकी ऑब्लिगेशन है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर श्योरिटी की ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे सेक्शन कहता है द पर्सन हु गिव्स द गारंटी। गारंटी किसने दी? ज़ोहैब ने। ज़ोहैब क्या होगा? श्योरिटी। सेकेंडली, द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, मींस किसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी किया गया? हाशिम के डिफॉल्ट के लिए। तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल डेब्टर। एंड द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। अब गारंटी किसको दी गई है? जुबैर को दी गई है, तो जुबैर क्या होगा? क्रेडिटर होगा। देखें, हमने पढ़ा था पिछले सेक्शंस में कि एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन ना हो तो वो क्या हो जाती है? वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाती है, एक्सेप्ट जो 3 एक्सेप्शंस वहाँ पे मौजूद थे। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इसके लिए कंसिडरेशन क्या है? तो इस हवाले से सेक्शन 127 है जो कि कहती है कंसिडरेशन ऑफ गारंटी एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। प्रिंसिपल डेब्टर की बेनिफिट के लिए कुछ भी किया जाता है तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन समझा जाएगा श्योरिटी के गारंटी देने को। अब हमारे पास सेक्शन 128 है जो कि जिसका टाइटल है श्योरिटीज लायबिलिटी। अब श्योरिटी हमने समझ लिया कौन होता है, प्रिंसिपल डेब्टर हमने समझ लिया कौन होता है, क्रेडिटर हमने अच्छे से समझ लिया कि कौन होता है। अब श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है? श्योरिटी की लायबिलिटी वही सेम लायबिलिटी है जो कि प्रिंसिपल डेब्टर की लायबिलिटी है, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो। देखें, हमारे पास अब सेक्शन है सेक्शन 129 जो कि डिस्कस करता है कंटिन्यूइंग गारंटी। अब कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है? कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जो कि जारी रहे। अब जारी रहे कंटिन्यू का इंग्लिश में मतलब है, तो इससे मतलब क्या निकलता है? कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब कि जो गारंटी
एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस तक जारी रहे उसको कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। अ गारंटी व्हिच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब इस हवाले से एक इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बी कहता है कि ए गारंटीज पेमेंट टू बी। ए जो है वो मीन्स के श्योरिटी है, वो गारंटी करता है पेमेंट बी को, जो कि टी डीलर है। क्या कहता है जी, टू द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़। मीन्स यहाँ पे एक और करेंसी है लेकिन हम 100 हम लिख लेते हैं। 100 रुपीज़ तक वो गारंटी करता है। फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। ए श्योरिटी लेता है 20 के कि तुम अगर सी को जो भी चाय वगैरह पहुंचाते हो, 100 रुपीज़ तक मैं गारंटी लेता हूं कि मैं पे कर दूंगा अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है। मींस एक किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में वो गारंटी नहीं ले रहा, वो ले रहा है 100 रुपीज़ तक जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए वो गारंटी ले रहा है। आगे भी इसको देख लेते हैं। क्या कहता है, बी सप्लाई सी विद अ टी टू अबव वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़। बी जो है इसे चाय पहुंचा देता है 100 रुपीज़ तक की, ठीक, एंड सी पेज फॉर इट। सी उसको इसके लिए पे कर देता है। मीन्स कि ये अब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, लेकिन जो गारंटी चल रही है वो अभी भी चल रही है। आफ्टरवर्ड्स बी सप्लाइज विद सी विद अ टी टू द वैल्यू ऑफ 200 रुपीज़। अब अगेन एक तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, दूसरी ट्रांजैक्शन हो रही है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन वो चाय पहुंचा रहा है, वो 200 तक की वो पहुंचा रहा है। सी फेल्स टू पे। अब इस 200 की जो पैसे हैं वो सी नहीं दे रहा टी डीलर को, मतलब कि बी को, जो कि क्रेडिटर है। द गारंटी गिवन बाय ए वाज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। ए ने जो गारंटी दी थी वो कंटिन्यूइंग गारंटी थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और ही इज अकॉर्डिंग लायबल टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ 100 रुपीज़। अब ये जो है ए, क्योंकि उसने 100 रुपीज़ की गारंटी ली थी तो यहाँ पे 200 रुपीज़ ड्यू हैं, तो 100 तक की ये लायबल है कि वो उसको पे करे। यहाँ पे देखें दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। एक ट्रांजैक्शन फर्स्ट ये वाला हुआ, वो कंप्लीट हो गया, लेकिन गारंटी अभी भी दूसरे ट्रांजैक्शन जो कि यहाँ है इस तक भी एक्सटेंड की कर गई है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। अब जो कंटिन्यूइंग गारंटी थी वो रिवोक कैसे होगी जी, हमने कंटिन्यूइंग गारंटी को देख लिया। अब कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कैसे होगी, इस हवाले से दो सेक्शन हैं, 130 एंड 131। एक तो ये है कि जो है वो श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे दे कि जी मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ, रिवोक कर रहा हूँ, जो कि सेक्शन 130 में डिस्कस्ड है। अ कंटिन्यूइंग गारंटी में बी एट एनी टाइम रिवोक्ड बाय द श्योरिटी टू एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को नोटिस देके वो कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता है। लेकिन जो कि पास्ट में जब वो कंटिन्यूइंग गारंटी एग्जिस्टेंस थी उस वक्त जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए वो लायबल रहेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए लायबल नहीं रहेगा। सेकेंडली 131 जो कि डिस्कस करती है अगर श्योरिटी की ही डेथ हो जाती है। अब श्योरिटी की अगर डेथ हो जाती है, फॉर सपोज इसने जो है वो कंटिन्यूइंग गारंटी कर रखी थी, अब कंटिन्यूइंग गारंटी इसने की रखी थी, अब इसकी डेथ हो जाती है। अब इसकी डेथ हो जाएगी तो कंटिन्यूइंग गारंटी बजाते खुद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। देखिए अब हमारे पास सेक्शन 132 है जो कि कहता है लायबिलिटी टू टू पर्सन्स प्राइमरी लायबल। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या है, सेकेंडरी ऑब्लिगेशन क्या है। सेकेंडरी ऑब्लिगेशन किसकी होती है जी, श्योरिटी की होती है, और प्राइमरी ऑब्लिगेशन किसकी होती है, वो प्रिंसिपल डेब्टर की होती है। अब यहाँ पे दो बंदे हैं ए और बी जो कि प्राइमरी लायबल है। अब सी जो है वो क्रेडिटर है, ये दोनों जो है वो इसको प्राइमरी लायबल है। लेकिन ये दोनों बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये दोनों जो हैं ए और बी ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सी वहाँ पे पार्टी नहीं है कि ए जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बी का श्योरिटी होगा। पहले बी की प्राइमरी ऑब्लिगेशन है, प्राइमरी ऑब्लिगेशन बी की अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है फिर ए कहता है मैं परफॉर्म करूँगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये आपस में कर रहे हैं, सी उसके लिए पार्टी नहीं है। तो ये दोनों
लायबल होंगे प्राइमरीली। इन दोनों ने अपने बीच जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट इस प्राइमरी लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इवन अगर क्रेडिटर को इस कॉन्ट्रैक्ट का पता है तो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन क्या कहता है, वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लायबिलिटी, टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन to undertake a certain liability and also contract with each other। तो दोनों ने अपने बीच भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है क्या, that one of them shall be liable only on the default of other, the third person not being the party to such contract। मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो अपने बीच कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें ये जो क्रेडिटर है वो पार्टी नहीं है, ठीक। तो फिर क्या होगा, the liability of each of such two person to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract, although such third person may have been aware of its existence। मैंने यहाँ पे क्रेडिटर क्यों लिखा, मैंने क्रेडिटर इस हवाले से लिखा, फॉर सपोज इसने कोई डेप्ट लिया है, मैंने डेप्ट का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैंने क्रेडिटर लिखा। श्योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ही नहीं तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्रेडिटर नहीं लिखा जा सकता, मैंने डेप्ट के हवाले से क्रेडिटर लिखा है। अब हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कुछ सेक्शंस जो हैं वो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के हवाले से पढ़ेंगे। अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी क्या है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी क्या है, यह है कि कुछ एक्ट्स हो जाते हैं जिससे श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, श्योरिटी जो लायबल था क्रेडिटर को वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 133 जो बात करता है वो ये करता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसकी गारंटी श्योरिटी ने ली। अब कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेप्टर जो कि ए है, क्रेडिटर जो बी है, इन दोनों ने मिलके कोई वेरिएंस कर दी, अल्ट्रेशन कर दी फॉर सपोज, ठीक है, और उसमें श्योरिटी जो था वो पार्टी नहीं था, उसकी कंसेंट नहीं थी, तो फिर श्योरिटी जो है वो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। इससे अगला सेक्शन 134 है जो कि डिस्कस करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। हमने कुछ ऐसे सेक्शंस पीछे पढ़े हैं जिसमें जो है वो प्रोमिसर डिस्चार्ज होता जाता है, प्रोमिसर अपने प्रोमिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता, नॉन परफॉर्मेंस के लिए वगैरह वगैरह जो भी सेक्शंस पढ़े हैं। यहाँ पे कहता है द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेप्टर बाय व्हिच द प्रिंसिपल डेप्टर इज रिलीज्ड और बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हिच इज द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। अगर फॉर सपोज क्रेडिटर प्रिंसिपल डेप्टर को डिस्चार्ज कर देता है, उसको उसकी परफॉर्मेंस को रिमिट कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस से डिस्पेंस विद हो जाता है, तो फिर जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो भी उससे भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। या जो क्रेडिटर है कोई ऐसा एक्ट करता है जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि प्रिंसिपल डेप्टर बजाते खुद डिस्चार्ज होता जाता है, तो फिर श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सी इलस्ट्रेशन में, ए कॉन्ट्रैक्ट्स with B for a fixed price to build a house for B within stipulated time। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो B के लिए क्या करेगा जी, घर बनाएगा, ठीक, फिक्स्ड प्राइस के लिए, ठीक। B सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर। अब B ने क्या करना है, टिम्बर सप्लाई करना है। टिम्बर क्या है, जो वुड वगैरह यूज होता है बिल्डिंग्स में उसको टिम्बर कहते हैं, ठीक। अब बी ने टिम्बर मुहैया करना था, प्रोवाइड करना था। सी ने गारंटी की थी कि ए जो है वो घर बिल्ड करेगा, ठीक। अब बी क्या कर रहा है, ए के परफॉर्मेंस के लिए टिम्बर ज़रूरी है, अब ये टिम्बर मुहैया नहीं कर रहा। अब टिम्बर मुहैया नहीं कर रहा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे जी, कि ए जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ए डिस्चार्ज हो गया तो सी जो कि ए की परफॉर्मेंस के लिए श्योरिटी था वो भी बजाते खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये जो सेक्शंस हैं कुछ सीक्वेंस में, ये सारे के सारे
डिस्कस करते हैं कि श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज होगा नहीं होगा। जैसा कि अब सेक्शन 135 है जो कि डिस्कस करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब ये किस डिस्चार्ज की बात करता है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेब्टर। क्रेडिटर अगर प्रिंसिपल डेब्टर को कुछ ज़्यादा टाइम दे देता है, उसके साथ एग्री कर देता है कि मैं तुम्हें स्यू नहीं करूँगा, तो या उसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह को रिमिट कर देता है, डिस्पेंस कर देता है वगैरह वगैरह, तो जो श्योरिटी होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा अनलेस द श्योरिटी असेंट्स टू सच कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेब्टर बाय व्हिच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद और प्रोमिसेस to give time to or not to sue the principal debtor discharges the surety unless the surety assents to such contract। ये प्रिंसिपल डेब्टर है, ये जो है वो क्रेडिटर है। अब ये दोनों बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो है वो क्रेडिटर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा टाइम जो है वो एक्सटेंड कर देता हूँ। अब टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटीज से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे याद रखें कि क्रेडिटर अगर थर्ड पर्सन जो कि डी है फॉर सपोज, अब ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो टाइम एक्सटेंड करेगा किसकी, बी की, जो प्रिंसिपल डेब्टर है उसकी परफॉर्मेंस की, तो इस सूरत में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। श्योरिटी डिस्चार्ज तब होगा जब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेब्टर के साथ कॉन्टैक्ट करें कि मैं तुम्हारा टाइम एक्सटेंड कर रहा हूं, तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर क्रेडिटर किसी थर्ड पर्सन से कॉन्टैक्ट करके यह कहता है कि मैं जो हूं इस प्रिंसिपल डेब्टर का टाइम एक्सटेंड कर रहा हूं, तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये चीज़ सेक्शन 136 में लिखी हुई है कि वेयर कॉन्टैक्ट टू गिव टाइम टू अ प्रिंसिपल डेब्टर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद अ थर्ड पर्सन फॉर सपोज डी एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेब्टर, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। अब हमारे पास जो एक सेक्शन है सेक्शन 135 जो कि बात करती है कि क्रेडिटर फॉरबिडेंस टू स्यू डजंट डिस्चार्ज श्योरिटी। अब इसका मतलब क्या है? क्रेडिटर के पास कुछ रेमेडीज हैं अगेंस्ट दी प्रिंसिपल डेब्टर। क्रेडिटर जो है वो उन रेमेडीज को इन्फोर्स नहीं कर रहा। फॉर सपोज डेब्ट है, अब क्रेडिटर डेब्ट जो है वो ड्यू हो गया है, क्रेडिटर जो है वो केस दाखिल नहीं कर रहा प्रिंसिपल डेब्टर पे, तो ये जो फॉरबिडेंस वो कर रहा है, ये जो केस फाइल करने में वो सब्र कर रहा है, ये जो सब्र कर रहा है, ये एक्ट क्रेडिटर का श्योरिटी को अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करेगी। देखें सेक्शन 44 में हमने एक बात पढ़ी थी कि इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। अगर प्रोमिसी एक किसी जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर देता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखें क्रेडिटर एक से ज़्यादा अगर श्योरिटीज़ हैं, को श्योरिटीज़ हैं, अब एक को किसी को रिलीज कर देता है तो उसका इफेक्ट किसी और पे नहीं पड़ेगा, और ये जो रिलीज्ड को श्योरिटी है इसकी भी अपनी जो ऑब्लिगेशन है टूवर्ड्स द को श्योरिटीज़ वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेगी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 139 पे। क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जिससे श्योरिटी की जो इवेंचुअल रेमेडी पे इफेक्ट पड़ता है, तो इससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं रहेगी। अगर इसमें हम इलस्ट्रेशन ए को देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है? इलस्ट्रेशन ए को अगर हम गौर से देखें तो इलस्ट्रेशन ए कहता है कि बी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बी जो है वो सी के लिए घर बनाएगा फॉर अ गिवन सम टू बी पेड बाय द इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स में वो पेमेंट होगी एज द वर्क रीचेज सर्टेन स्टेजेस। ए जो है वो बी की परफॉर्मेंस के लिए सी के पास श्योरिटी हो जाता है। बी क्या करेगा? ए के लिए सी के लिए घर बनाएगा, ठीक। तो ए क्या है? श्योरिटी है कि बी घर बना के देगा। आगे क्या होता है? सी जो है ए की कंसेंट के बगैर इंस्टॉलमेंट वक्त से पहले दे देता है। इंस्टॉलमेंट फॉर सपोज इसने पे करनी थी जून 2022 को, तो इसने क्या कर दिया? मार्च 2022 में इंस्टॉलमेंट पे कर दी।
प्रीपे कर दिया है। इससे क्या पड़ेगा, इससे ये पड़ेगा उसको बी को पैसे जल्द से मिल गए, पी को पैसे जल्द से मिल गए, फॉर सपोज वो काम ना करे। अगर इस केस में वो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसने सी ने प्रीपे कर दिए हैं, प्री पेमेंट कर दी है, तो इससे जो है वो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पे पहुँचा है।